नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जब कोई आंदोलन जन आंदोलन बनता है तो जनता का सैलाब यूं ही उमड़ता है। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज राष्ट्रव्यापी रूप ले चुका है। आज़ाद भारत में ये किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। भारतीय लोकतंत्र में इस आंदोलन ने कई नज़ीर पेश की हैं। 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना को अगर छोड़ दें तो आंदोलन अपने जन्म से लेकर आज तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लगभग 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। बावजूद उसके सरकार दोबारा बातचीत को तैयार नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। मैं आज रुद्रपुर के किसान मैदान में मौजूद हूँ, जिस मैदान में किसान महापंचायत हो रही है। कल तक ये मैदान मोदी मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज तराई के हजारों हजार किसानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके इस मैदान को किसान मैदान में तब्दील कर दिया है। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से तराई में किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, आक्रामक हो रहा है, उसको देखकर लगता है कि तराई में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। हम आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 8 विधायक भाजपा के हैं और इस समय किसानों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो विरोध है, वो स्पष्ट करता है कि 2022 के चुनाव में भाजपा के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या वास्तव में किसान आंदोलन भाजपा की राजनीतिक जमीन को खिसका पाएगा? आज चर्चा किसान आंदोलन पर करते हैं। कृषि उपज के न्यूनतम मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग एवं संसद में पेश 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने को हैं। 26 जनवरी को कुछ अराजक तत्वों की घुसपैठ से लाल किले पर हुए बवाल को छोड़ दें तो आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण एवं अनुशासित रहा है। किसान आंदोलन की दुनिया भर में चर्चा है। आंदोलन के तौर तरीके नायाब हैं। कानून वापस न होने के मद्देनजर किसानों ने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना शुरू कर दिया है। देश भर में किसान महापंचायतों का दौर जारी है। किसानों का संघर्ष विरोध की एक नई पटकथा लिख रहा है। आंदोलन में व्यापकता और रोचकता दोनों हैं। बावजूद इसके भारत सरकार दोबारा किसानों से बातचीत को फिलहाल तैयार नहीं है, बल्कि सरकारी तौर पर कुछ किसान संगठनों को कृषि कानूनों के पक्ष में समानांतर खड़े करने की कोशिश हो रही है। किसी तरह किसान खेमेबाजी में बट जाएं और आंदोलन में फूट का फायदा सरकार को मिल सके, शायद इसका इंतजार हो रहा है। एक तरफ आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए किसान संयुक्त मोर्चा कमर कस चुका है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी किलेबंदी मजबूत कर ली है। इस सब के बीच बॉर्डर पर किसानों के शहीद होने का सिलसिला जारी है। अब तक 200 से ज्यादा किसान अकाल मौत को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार समाधान की ओर नहीं बढ़ रही है। प्रारंभ से ही आंदोलन पर खालिस्तानी, माओवादी, देशद्रोही होने की तोहमत लगती रही है, लेकिन हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत, सतर्क और राजनीतिक होता दिख रहा है। किसान आंदोलन जो एलपीजी है, उदारीकरण, ग्लोबलीकरण, प्राइवेटाइजेशन की जो नई आर्थिक नीतियां हैं, उसके खिलाफ पिछले 30 सालों में पहला बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन ने जाति, धर्म, वर्ग तमाम सीमाएं तोड़ दी और भारत में आज़ादी के बाद पहली बार जनता का वर्गीय ध्रुवीकरण हो रहा है। इसके साथ ही खासकर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह स्त्री आज़ादी का भी सवाल है। जो स्त्रियां घूंघट से बाहर नहीं आ पाती थी, वो इस किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही हैं। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। नेतृत्वकारी किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं। सरकार की मंशा और आंदोलन की दिशा दोनों पर सवाल तो उठ ही रहे हैं।
ऐसे में कृषि बिल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हम इस मूवमेंट को आज़ादी के आंदोलन से जोड़कर देखते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई हमने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और आज लड़ाई काले अंग्रेजों के खिलाफ है जो कारपोरेट के हितों की बात करता है। और इस लड़ाई को हम निश्चित तौर पर, जैसे हमने आज़ादी की लड़ाई को जीता, इस लड़ाई को भी हम निश्चित तौर पर जीतने की ओर बढ़ेंगे। छात्रों, नौजवानों, महिलाओं को सबको अपनी स्थिति पता चल गई है कि ये लड़ाई सिर्फ किसानी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है कि अगर ये इंसान के अपने जो किसान के हक नहीं बचेंगे तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। क्या हैं नए कृषि कानून? इससे खेती किसानी कितनी बदलेगी? किसानों का कितना और कैसे भला होगा? ये सवाल चर्चा का विषय हैं। इन मुद्दों पर देश की संसद और जनता के बीच खुली बहस होनी ही चाहिए। सरकार इससे बच क्यों रही है, ये समझ से परे है। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तब ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। धान हमारा 900 को बिका है, जो 1868 और 88 रुपए रेट था, किसान को लूटा जा रहा है। इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है और मोदी जी की आंखों में ये नजर आ रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, चैनीय है। मैं कहता हूँ आज ये तीनों काले कानून वापस ले ले सरकार, उसकी आंखें सही हो जाएंगी। ना कोई खालिस्तानी नजर आएगा, ना कोई पाकिस्तानी नजर आएगा, ना कोई दूसरा नजर आएगा, केवल उसको किसान नजर आने लग जाएंगे। किसानों की किसी भी पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। किसान अपना न्याय चाहते हैं। एनएसपी गारंटी दे, सरकार कानून बना दे और जो है गारंटी लेके किसानों की फसल को खरीदे, जिससे किसानों को बर्बादी बचाया जा सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर कृषि अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी किसान आबादी भारत में है, बावजूद इसके भारत का किसान बदहाल है और आत्महत्या करने को मजबूर है। 1951 में देश की 82.7% आबादी गाँव में रहती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अब भी 68.8% लोग गाँव में रहते हैं। ग्रामीण लोग या तो किसान हैं या फिर खेतिहर मजदूर। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों का कारोबार भी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाली 32.2% आबादी की जड़ें भी गांव में हैं। किसान जिन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनमें पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। इससे कृषि उपज को राज्य के भीतर और बाहर कहीं भी बेचा जा सकता है। इसमें बड़े कॉरपोरेट ही हिस्सेदारी कर पाएंगे। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा के लिए किसान अनुबंध, यह दूसरा कानून है। किसानों के अनुसार इसे ठेका खेती कह सकते हैं। इसके तहत जमीन कॉरपोरेट के हवाले होगी, फसलें उसकी होंगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इसके तहत खाद्यान्न जैसे दालें, तिलहन, तेल, आलू, प्याज तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे, जिससे महंगाई बढ़ना तय है। कंपनियां किसानों से अपनी कीमत पर कृषि उपज खरीद कर उसे अपने गोदाम में जमा रखेंगी, फिर मनमाने दाम पर बाजार में बेचेंगी। तीनों कानूनों को विस्तार से जानने समझने की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता इन कानूनों के जरिए कृषि क्रांति का दावा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कृषि सुधार और खेती में निजी व विदेशी पूंजी निवेश की वकालत कर रहा है, लेकिन किसान सरकारी दावों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि कानून उन पर थोपे जा रहे हैं। सरकार न्यूनतम कृषि मूल्य देने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों किसानों और उनकी जमीन कॉरपोरेट के हवाले करने पर आमादा हैं? तीनों कानूनों से खेती और किसानी ही नहीं, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तबाह होगी। फिर भी इस पर सवाल उठाना देशद्रोह है। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड की तराई सहित देश के सभी राज्यों तक विस्तार पा चुका है। किसान महापंचायतों का दौर जारी है। इस आंदोलन से कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ राजनीतिक घेराबंदी हो रही है।
हाल में पंजाब में हुए निकाय चुनाव इसका उदाहरण है। भाजपा को लोगों ने नकार दिया, पंजाब से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। अगले माह असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं। क्या किसान आंदोलन का असर भाजपा के खिलाफ यहाँ भी देखने को मिलेगा? यह यक्ष प्रश्न है। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार किसान आंदोलन को लेकर ज़्यादा विचलित नहीं हैं। चुनाव की हवा बदलने में भाजपा को महारत हासिल है। क्या किसान आंदोलन से देश में भाजपा की ज़मीन खिसकेगी? क्या किसान आंदोलन भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की ओर अग्रसर है? क्या आंदोलन निर्णायक स्थिति तक पहुंच पाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। जी, हम भी किसान की बेटी हैं। हमें पता है अगर हमारे पापा और या फिर हमारे पेरेंट्स ही अगर हमें आगे पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास उनकी इतनी इनकम नहीं होगी, प्राइवेट कंपनीज जो भी रेट्स लगाएंगी हमें वो रेट लेना पड़ेगा। अगर वो 1800 जैसे हमारी MSP है, अगर हमें उस चीज़ में मिलेगा तो हम लोग अपनी आगे की स्टडीज़ भी कर सकते हैं। हमारी इनकम इतनी हो पाएगी हमारे पेरेंट्स से कि हमें सारी जो हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं पढ़ाई में और भी ज़रूरी चीज़ें घर की, वो हमें मिल सके। देश में कृषि उपज की बड़ी मंडियों में से एक उत्तराखंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर से हजार किसानों का विरोध स्पष्ट करता है कि किसान झुकने के मूड में नहीं है। आंदोलन तेज होना ही है। अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हो रही हैं। इससे देश में राजनीतिक समीकरण कितने बदलेंगे अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड की तराई जनपद ऊधम सिंह नगर में भाजपा को बड़ा झटका लगना तय है। 2022 के प्रारंभ में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। किसान अभी से भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वर्तमान में जनपद की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा का कब्जा है। हरभजन सिंह चीमा, यशपाल आर्या, अरविंद पांडे, राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह राणा व पुष्कर सिंह धामी भाजपा से विधायक हैं। तराई के किसान इन सारे विधायकों से खासा नाराज हैं। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन का मजबूत होना तराई में तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ा ही रहा है। अंतिम पंक्ति में मौजूद व्यक्ति की आवाज़ भी लोकतंत्र में खास होती है। तब हजारों हजार किसानों की सुध सरकार क्यों नहीं ले रही? ये सोचने का विषय है। किसानों और सरकार के बीच में जो जंग चल रही है वो थम पाएगी? क्या किसानों की मांगें मानी जाएंगी? सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी या अपने अड़ियल रवैये पर इसी तरीके से कायम रहेगी? तराई में ऊधम सिंह नगर में भाजपा की मुश्किलों को किसान आंदोलन ने बढ़ा दिया है। 2022 का चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां चुनावी जंग में उतर चुकी हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। ऐसे में किसान आंदोलन का परवान चढ़ना भाजपा के लिए मुश्किल साबित कर सकता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।